नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सरकार में वरिष्ठ मंत्री, जो राजमार्ग मंत्री हैं, मध्यम और लघु उद्योग मंत्री हैं। नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उनसे आइए आज करेंगे खास बातचीत। सर, शुरुआत में इस बात के साथ और इस सवाल के साथ करना चाहूंगी कि आज ही हमने ये देखा है कि एक तरफ लॉकडाउन को लेकर जोन्स जहां निर्धारित किए गए, वहीं सबसे बड़ी संख्या में फ्रेश केसेस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। तो एक लगातार, क्या आपको लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है? एक तरफ ये सरकार के सामने, देश के सामने चुनौती है कि लॉकडाउन को धीरे धीरे ईज ऑफ किया जाए, वहीं दूसरी तरफ ये चुनौती भी है कि मामले लगातार बढ़ भी रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये चुनौती है, ये एक लड़ाई है। ये कोरोना के खिलाफ भी हमारी लड़ाई है और इकोनॉमिक वॉर भी हमारी शुरू हुई है। और मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से हमको कोरोना के लिए जो गवर्नमेंट के गाइडिंग प्रिंसिपल है कि घर से बाहर निकलते समय कहीं भी जाएंगे तो मास्क लगाएंगे, उसके साथ 2 व्यक्तियों के बीच में 1 मीटर से ज़्यादा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, और तीसरी बात जो है कि जब भी हम घर आते हैं, बाहर जाते हैं, ऑफिस से आते जाते सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। और मुझे लगता है ये 3 बातें बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर हमारे कामगार अगर फैक्ट्री में जाते हैं शहर से बस में, तो 25 ही लोग जाए ताकि वहाँ डिस्टेंस मेंटेन करें। और उसके साथ साथ फैक्ट्री वालों को ये चिंता करनी पड़ेगी कि उनके फूड एंड शेल्टर में ऐसी व्यवस्था करें कि उसमें कोरोना का संक्रमण ना हो। तो मुझे लगता है ये अभी हमको कोरोना के साथ जीने की पद्धति को विकसित करना पड़ेगा, और एक तरफ लॉकडाउन होगा, दूसरी तरफ काम करना होगा। और इसलिए दोनों परिस्थिति में कैसे हम लोग आगे जाए और हमारे जीवन को सुसह्य करें, ये सीख कर ही हमको आगे जाना होगा। आज तो भी ये स्थिति है, जल्दी ही स्थिति बदलेगी, ऐसे हम सब लोग मिलकर के कोशिश करेंगे। और ये जो जैसे गोवा और अरुणाचल 2 राज्यों में कोरोना के पेशेंट 0 है, तो वहाँ की स्थिति धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो गई। हमको उसी स्थिति में जाने की कोशिश करनी चाहिए, और इसके लिए जहाँ भी कोरोना के पेशेंट है उनको तुरंत एडमिट करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, इसको छुपाना नहीं चाहिए। बिल्कुल छुपाना नहीं चाहिए। लेकिन नितिन गडकरी जी, ये जो आप कह रहे हैं कि उद्योगों को भी, हम सबको अपने जीवन को इसी तरह से फिलहाल जीने की आदत डालनी होगी, लेकिन जो उद्योग हैं उनके सामने तो बड़ी समस्या है अभी कि वो अपने आप को चलाएं कैसे आगे। खासतौर पर MSME सेक्टर, उनके सामने तो बड़ी चुनौती है कि वो जो हम अभी कहा भी जा रहा है कि अब 33% स्टाफ के साथ काम करें, वो किस तरह से अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, ये बड़ी चुनौती है। देखिए, सबसे पहली बात है कि चुनौती है ही, और लघु उद्योग ये बहुत महत्वपूर्ण है। MSME हमारे देश के विकास में 29 ग्रोथ MSME से आती है। हमारा एक्सपोर्ट 48% MSME से होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है कि 11 करोड़ जॉब MSME में क्रिएट हुए हैं। आज मैं सुबह ही ये जो वेलनेस सेंटर्स और इसके बारे में जो बात कर रहा था, तब उन्होंने बताया कि करीब 60 लाख लोगों को रोजगार सेक्टर ने दिया है, और उसमें से बहुसंख्यक महिलाएं हैं। तो मुझे लगता है कि इसी प्रकार से रेस्टोरेंट में 1.5 करोड़ लोग काम करते हैं। आज मैं इंटरटेन वाले सेक्टर के लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारी इंडस्ट्री में कम से कम 6 करोड़ लोग हैं जिनका संबंध है इसके साथ। तो नेचुरली इन छोटे मोटे लोग बड़े अड़चन में और संकट में हैं, और इन लोगों को इस समय कैसी मदद करना और फिर से उनका जीवन पटरी पर कैसे आए, इसके लिए सरकार निश्चित रूप से उनके साथ खड़ी है और प्रयास कर रही है कि उनको कैसे मदद की जाए। और इस स्थिति में भी हमने नेशनल हाईवे चालू कर दिए हैं, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू हो गया है, हमारे छोटे छोटे कॉप से दुकानें चालू हो गई है। इतना ही नहीं तो इंडस्ट्री भी कुछ प्रमाण में चालू हुई है, और जब तक इंडस्ट्री में ये सब लेबर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक उनकी मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं होगी। और नहीं तो उनको अपने गांव में जाने के लिए अभी लग रहा है कि चले जाए। वो गांव इसीलिए छोड़कर आए थे कि वहां रोजगार नहीं था, तो उनको रोजगार मिल जाएगा तो शायद उनका मन बदल सकता है। लेकिन मानसिक स्थिति को भी चालू करना पड़ेगा। गडकरी जी, मानसिक स्थिति तो अभी ऐसा लग रहा है कि सबकी ही किसी ना किसी स्तर पर, जो अभी नौकरी करने के लिए बाहर निकल रहे हैं वो भी डरे हुए हैं, जो घर में बैठे हैं वो भी डरे हुए हैं, जो बिजनेस करते हैं उनमें भी डर है, दहशत है, आशंकाएं भी हैं, पता भी नहीं है कि आगे क्या होगा। तो एक तरह का डर तो हर तरफ समाज में इस समय देखने को मिल रहा है। आपका भी लोगों के साथ बहुत इंटरेक्शन होता होगा, क्या आप देख रहे हैं? देखो, पहली बात तो मैंने ये तय की कि लोगों के मन में पॉजिटिविटी निर्माण करें, आत्मविश्वास को बढ़ाएं,
और कोरोना की लड़ाई तो हम जीतेंगे ही, बाद में आर्थिक लड़ाई भी जीतेंगे, इस प्रकार का विश्वास पैदा करें। और इस समय मीडिया का भी बहुत बड़ा सहयोग चाहिए कि लोगों के मन की निगेटिविटी को दूर करने के बारे में संदेश और कार्यक्रम करने चाहिए। लोगों को और डरा कर उनको और निराश अगर होंगे तो नए प्रॉब्लम्स खड़े होंगे। तो हम सबको मिलकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड, इसके बाद में ये सब समस्या पे मात करके हम जीतेंगे ऐसा विश्वास, और उसके साथ हमको संकट से आगे निकलेंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी की जो कविता थी, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, तो मुझे लगता वो गीत हम याद रखें, और जैसे कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ऐसे बातों को याद रखें और हम होंगे कामयाब। इस प्रकार के गीतों के बाद आत्मविश्वास के साथ सामान्य लोगों में ये आत्मविश्वास निर्माण करना, पॉजिटिविटी निर्माण करना, ये आज की स्थिति में सबसे आवश्यक है। और मैंने जब ये करीब 15 दिन में 3.5 करोड़ लोगों से मेरा जो इंटरेक्शन हुआ, तब मेरे ध्यान में आया कि ये निराशा ही ये बहुत बड़ी समस्या है, फ्रस्ट्रेशन है, निगेटिविटी है। तो मैंने जो मेरे तरफ से हो सकता है वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश की, विश्वास दिया कि आप हिम्मत रखो, हम आगे जाएंगे, हम जीतेंगे। लेकिन नितिन गडकरी जी, जो आप कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी लोगों के बीच में आनी चाहिए, लोगों को सकारात्मक बात पहलू मीडिया भी बताए, सरकार की तरफ से भी बताने की लगातार कोशिश है। जो जोन में बांटा गया है, जो 3 क्षेत्र हैं जिसमें बांटा गया है, और आर्थिक क्योंकि गतिविधियों को तेज करने की भी बात हो रही है, तो हम देख रहे हैं कि रेड जोन ज्यादातर वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा देश में जो आर्थिक गतिविधि है वो होती है। तो क्या ये जो जोन्स हैं इन्हें बांटने में और बारीकी से सोचना चाहिए? क्या कंटेनमेंट जोन, यानी जहां पर ज्यादा मामले हैं उन्हें कंटेनमेंट जोन, और उसके बाद फिर अलग से एक जोन, या इसको और ज्यादा परिभाषित करने की और ब्रेक डाउन करने की जरूरत है क्या? देखिए, इसके ऊपर तो भारत सरकार, राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। और एक बात जरूर है कि दिल्ली, मुंबई, पुणे जैसी सिटी हॉटस्पॉट बनी हुई है, पर मैं जैसे उदाहरण के लिए नागपुर में, और मुझे भी महाराष्ट्र की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने दी थी, लगातार सब जिलों के कांटेक्ट में भी हूँ। एक बात मेरे ध्यान में आई कि नागपुर जिले में 12 विधानसभा क्षेत्र है, 6 ग्रामीण है, 6 शहरी है। तो ग्रामीण में प्रॉब्लम नहीं के बराबर है। फिर 6 जो विधानसभा शहर में आती है उसमें से 4 विधानसभा में प्रॉब्लम नहीं के बराबर है, केवल 2 में है। और 2 मध्य नागपुर और पूर्व नागपुर, उसमें भी जो प्रॉब्लम है वो कम से कम एक 3, 4, 5 वार्ड तक, 2-3 प्रभाग तक प्रॉब्लम है। तो उनको हम लोग रेड जोन के भी अंदर, और ऐसे जो क्रिटिकल है उसको कॉन्सेंट्रेट करके वहां सब प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लगाए, और परिस्थिति देखकर फिर बाकी क्षेत्रों का स्टेप बाय स्टेप कैसे विचार करना वो करे। इसी मार्ग से जाना होगा, और इसी मार्ग से सरकार जा रही है। अब सरकार ने रेलवे के द्वारा कुछ लोगों को जाने की व्यवस्था भी करके दी है, धीरे धीरे लोग अपने घर पे भी जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग बहुत कुशलता के साथ इस समस्या का सामना कर रहे हैं। हमारे बहुत से रिश्तेदार, दोस्त, मित्र विदेशों में बैठे हुए हैं, बड़े उनको भी लाने की बात चल रही है। बिल्कुल जी हाँ, विदेश से भी लोगों को भारत लाने की बात हो रही है, मजदूरों को भी वापस घर पहुंचाया जा रहा है रेलवे के जरिए। लेकिन उसमें जो विवाद उठ खड़ा हुआ, आपको लगता है कि वो अवॉइड किया जा सकता था, गैर जरूरी था, समय रहते इस पर फैसला नहीं लिया गया कि मजदूरों से पैसे वसूले जा रहे थे, चाहे भले ही वो कुछ अमाउंट दे रहे हैं लेकिन पैसा तो दे रहे हैं? क्या इसको लेकर सही समय पर फैसला लेना चाहिए था? देखिए, हर चीज के परिणाम अलग अलग होते हैं। अगर आपने फ्री ऑफ चार्ज चालू कर दिया तो जाने वालों की संख्या 10 गुना बढ़ेगी, तो आप कहां कंट्रोल कर पाएंगे? ये कैसे समझेंगे कि जाने वाले लोग लेजिटिमेट और जुनैन है कि नहीं है? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में सब चीजों का संवेदनशीलता के साथ विचार करके हमको काम करना पड़ेगा, और राजनीतिक पार्टी और मीडिया दोनों ने सोचना चाहिए कि इस समय हम किसी भी प्रकार के विवाद को टालें और विवाद ना करें, हम सब लोग एक होकर काम करें। यही मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात होगी। जी नितिन गडकरी जी, लेकिन आप भी लगातार ये बात कह रहे हैं, और अभी भी आपने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसको एक बड़ा बूस्ट मिले, या उनके बारे में विचार किया जाए कि कैसे वो अपने काम पर उसी तरह से वापस आ सके, या और बेहतर कर सके, जो पहले कर रहे थे उससे भी बेहतर कर सके। इसको लेकर सरकार कोई पैकेज के बारे में सोच रही है या सोचेगी? आपने अपनी तरफ से ग्राउंड वर्क करके दिया है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि कब तक ये पैकेज आ सकता है? पैकेज के बारे में तो वित्त मंत्रालय अंतिम निर्णय करेंगे। हमारे तरफ से जितना फीडबैक और रिकमेंडेशन थे हमने उनके पास दिए हैं। पर मैं आपको और एक बात बताता हूं कि आज की स्थिति में ये जो कुछ संकट है, इसमें भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। विशेष रूप से जापान के प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने ऐलान किया है कि चाइना में जो जापानी व्यक्तियों की इन्वेस्टमेंट है और इंडस्ट्री है, वो अगर चाइना के बाहर आना चाहते तो उनके लिए बहुत बड़ा पैकेज उन्होंने जाहिर किया है।
उनके साथ साथ वर्ल्ड के सभी देश, अमेरिका से लेकर जर्मनी तक, यूके, स्पेन, सभी अब चीन से दूर होना चाहते हैं। चीन के प्रति हेट्रेट है और इस समय ऐसी पूरी इन्वेस्टमेंट ये इंडिया में आए, इसके लिए हम ही जापान, चीन का अल्टरनेटिव हम हो सकते हैं। हम है, हमारे यहाँ स्किल्ड मैन पावर है, हम लैंड अवेलेबल करके दें, 3 महीने में सब क्लियरेंसेस करें और इन्वेस्टमेंट आए। और हमारे जो एमएसएमई के लोग हैं वो टेक्नोलॉजी के लिए जॉइंट वेंचर करें और कैपिटल भी लेकर आए और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाए, एक्सपोर्ट को बढ़ाए, इंपोर्ट को कम करें। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार का निर्माण होगा, ग्रोथ बढ़ेगी और हमारे यहाँ के बेरोजगारों को काम मिलेगा। और ये भी सब हम ट्राइबल, एग्रीकल्चर, रूरल और एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ करें। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका किस प्रकार से इस दिशा में काम कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं, इस दिशा में सरकार सोच रही है कि हम कैसे चाइना का विकल्प बन सकते हैं दुनिया के सामने इस समय? निश्चित रूप से हमने हमारे एक जॉइंट सेक्रेटरी को काम दिया है, सब राज्य सरकार से कोऑर्डिनेट करके किस प्रकार से इस प्रकार के सभी लोगों का उपयोग हम कैसे चाइना के साथ जो आज कुछ हो रहा है उसका एडवांटेज लेकर वो इन्वेस्टमेंट हमारे देश में कैसे आए, हमारे देश का रोजगार कैसे बढ़े, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आए, इसके लिए हमने पूरी तरह से कोशिश की है। और मुझे अभी पीएचडी चैम्बर के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने ये भी एश्योर किया है कि उनके चैम्बर के द्वारा जो जो इन्वेस्टमेंट करने वाले देश है उनके एम्बेसडर के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके उनके साथ भी मैं बातचीत कर रहा हूँ। और हमारा विभाग पूरी तरह से प्रयत्नशील है कि इसमें किस प्रकार से हम लोग निश्चित रूप से ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे देश में कैसे ला सकते हैं। नितिन गडकरी जी, अभी सबको ऐसा लग रहा है और हम सब जो देख रहे हैं हालात उसमें कि जब लॉकडाउन अब धीमे धीमे ख़त्म हो रहा है और जब ख़त्म होगा तो 2 चुनौतियां सबसे बड़ी चुनौतियों के तौर पर हमारे सामने होंगी। सेहत लोगों की रखनी है, वो तो बड़ी चुनौती है ही, लेकिन रोज़गार और महंगाई। हम देख रहे हैं कैसे कि अभी पेट्रोल के दाम दिल्ली में बढ़ा दिए गए, तो महंगाई एक तरफ बड़ी समस्या है, वहीं रोज़गार लोगों का बना रहे या जिनका ख़त्म हो रहा है उनको वैकल्पिक रोज़गार मिल सके, ये बड़ी चुनौती होगी। मेरी जानकारी ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल डीजल के भाव है उसके कारण जो कम हुए थे उसमें उन्होंने अपने टैक्स को बढ़ाया है। भाव तो लगभग वही है, पर केवल सरकार इस समय कोरोना से लड़ रही है, तो कोरोना से लड़ाई के लिए उनको जो पैसे चाहिए उसके लिए उन्होंने किया, ये राज्य सरकार का अधिकार है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार, जैसे जीएसटी सब जगह पर है, पर पेट्रोल डीजल और लीकर में जीएसटी नहीं है, वो राज्य सरकार का अधिकार है। और इसमें उन्होंने शायद भाव नहीं बढ़ाए, पर जो भाव कम हुए वो बेनिफिट देने के बजाय टैक्स बढ़ाया, ये उनका अधिकार है। एक और बात जो मैं सर आपसे जानना चाहूंगी कि आप इस समय नागपुर में हैं। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है और ख़ासतौर पर जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जो हमारी आर्थिक राजधानी है देश की मुंबई, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो वहाँ आपको क्या लगता है कि क्या और बेहतर किया जा सकता है ताकि अभी जो स्थिति है उसे और नियंत्रित किया जा सके? मुंबई में जैसे आपको पता है धारावी ये आशिया की सबसे बड़ा स्लम एरिया है, वहाँ कोरोना घुस गया है, बहुत समस्या है, वहाँ छोटे छोटे घर है, थिक पॉपुलेशन है और उनके साथ इस प्रकार से इसको रोकने में बहुत कठिनाइयाँ है। राज्य सरकार, भारत सरकार सब कोशिश कर रहे हैं। मुंबई की स्थिति इस समय गंभीर भी है, संकट भी बड़ा है, पर उसके साथ साथ सरकार पूरी तरह से काम भी कर रही है। हम सब लोग मिलकर भी काम का लगातार रिव्यू भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर कठिनाइयाँ भी है। मुझे लगता है जल्दी हम कोरोना की लड़ाई में जीतेंगे और ये संख्या कम होगी और मुंबई सुरक्षित होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि अगर हम देखते हैं बड़े शहरों की तरफ तो महाराष्ट्र में मुंबई खास तौर पर ज़्यादा प्रभावित है, लेकिन वहाँ पर भी अब उन्होंने कहा है कि वो किसी हद तक खोलने की कोशिश करेंगे शहर को। पूरी तरह से लॉकडाउन में नहीं रहा जा सकता है, यानी कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे और खोला भी जाएगा जहां पर भी लोगों को इजाजत दी जा सकती है। तो ये करना चाहिए या ये जल्दबाजी है? देखिए, मैं ऐसी कोई प्रतिक्रिया दूंगा नहीं। महाराष्ट्र की सरकार है, संवेदनशील है, उचित निर्णय करेगी। मेरी जो बातचीत हर बार 2-4 दिन में मुख्यमंत्री से हो रही, चीफ सेक्रेटरी से होती है, तो मैं अपनी बात उनके कान पर डालता हूं और मैं उनको अपने सुझाव देता हूं, पर मैं उसकी चर्चा मीडिया के साथ करना नहीं चाहता। जी हाँ, लेकिन अगर हम पूरे देश की भी बात करें, जो लॉकडाउन अभी बढ़ाया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को छूट दी गई है, यानी ये माना जा सकता है कि किसी हद तक लॉकडाउन उस रूप में नहीं है जैसा पहले सख्ती से लागू था। कुछ ही इलाके हैं जिनमें सख्ती से लागू है और उसमें भी कंटेनमेंट जोन बनाने की कोशिश हो रही है। तो आपको लगता है कि ये, और हम देख रहे हैं कैसे पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा केस भी सामने आए हैं, तो क्या ये
जो पहले का किया हुआ काम है वो यहाँ पर आकर गलती कर रहे हैं, या यहाँ पर अभी और सख्ती से लॉकडाउन लागू रखने की जरूरत थी, या यही जो किया गया है यही सही फैसला है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि कोरोना की लड़ाई में लॉकडाउन में रहते हुए अपने नियमित जीवन को भी कैसे सुचारू रूप से चलाना, इसके लिए हमको वो नए प्रकार की जीवन जीने की पद्धति को सीखना होगा और उसी से आगे चलना होगा। ये संकट है, एक 100% बंद कर दो ये भी उपाय नहीं है, खोल दो ये भी उपाय नहीं है। बिटवीन द लाइन दोनों बातों के बीच में से जो 3 बातें मैंने कही, उसके गाइडलाइन प्रिंसिपल का अमल करते हुए हमको दोनों भी बातें करनी होगी। अगर एक भी बात, अगर पूरे दुकानें बंद कर दी, एसेंशियल कमोडिटी नहीं है, सब्जी नहीं है, तो लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो मुझे लगता है दोनों के बीच में मार्ग निकालकर हमको जाना होगा, यही आज के लिए हमारे लिए उपाय है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए नितिन गडकरी जी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आप सलाह दे रहे हैं, जो सलाह आपकी तरफ से दी जा रही है, उसका सभी पालन करेंगे। हम भी लगातार यही कह रहे हैं कि यही अभी कुछ समय के लिए तो जीवन को जीने की यही पद्धति होने वाली है। इसी के साथ हमें जीना सीखना होगा और इसी तरह से आगे बढ़ना होगा। बहुत